Hello everyone, a very good evening to all of you। आज का डेट है 14 जनवरी और हम आज के डेट का पीआईबी का प्रेस रिलीज़ देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे कि पीआईबी में कौन कौन से न्यूज़ आज रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूज़ है पीएम टू इंटरेक्ट विथ स्टार्टअप्स ऑन 15 जनवरी। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि स्टार्टअप्स जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था स्टार्टअप इंडिया करके गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। पीएम टू इंटरेक्ट विथ स्टार्टअप्स ऑन 15 जनवरी। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल इंटरेक्ट विथ स्टार्टअप्स ऑन 15 जनवरी 2022। ठीक है, विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो स्टार्टअप्स, हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे ताकि उनको प्रमोट किया जा सके, उन्हें मोटिवेट किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का एस्पिरेशन है कि 2025 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के हिसाब से अगर देखें, की दृष्टि से अगर देखें तो स्टार्टअप्स का जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा इंडिया में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में। Startups from various sectors including agriculture, health, enterprise system, space, industry 4, security, fintech, environment, etc. will be part of this interaction। इस इंट्रैक्शन में जो इंट्रैक्शन होगा पीएम मोदी का स्टार्टअप्स के साथ, उनमें किस तरह के स्टार्टअप्स भाग लेंगे। डिफरेंट सेक्टर से स्टार्टअप्स रहेंगे, जैसे कि कृषि से, एग्रीकल्चर से, हेल्थ से, एंटरप्राइज सिस्टम से, स्पेस से। इंडस्ट्री 4 कहने का मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडस्ट्री होगा, इंडस्ट्री 4 यानी फोर्थ जो इंडस्ट्री होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड होगा, यानी वो इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज करेगा, जैसे आईओटी। ठीक है, इंटरनेट ऑन थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह के टेक्नोलॉजी यूज करेगी इंडस्ट्री, उसको कहेंगे इंडस्ट्री 4। फिर सिक्योरिटी, फिनटेक, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री स्टार्टअप्स होंगे उनका इंट्रैक्शन होगा। तो मोर देन 150 स्टार्टअप्स इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, और इन 150 स्टार्टअप्स को 6 वर्किंग ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हर वर्किंग ग्रुप का एक अपना थीम होगा। ठीक है, ठीक है, हर वर्किंग ग्रुप का एक अपना थीम होगा, उसके आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। इन सारे थीम्स में क्या क्या थीम आएंगे। ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, ठीक है, मतलब बहुत जो जड़ से ऊपर उठा है, जो बढ़ रहे हैं। ठीक है, नजिंग द डीएनए फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स, ऐसे स्टार्टअप्स जो लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। बिल्डिंग चैम्पियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जो मैन्युफैक्चरिंग में चैम्पियंस, जिनका एस्पिरेशन है चैम्पियंस बनने का। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ ऐसे स्टार्टअप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो इन 6 थीम के अंतर्गत 150 स्टार्टअप्स को डिवाइड किया गया है। एंड ईच ग्रुप विल मेक अ प्रेजेंटेशन बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, हर ग्रुप अपना प्रेजेंटेशन देंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने। द एम ऑफ द इंटरेक्शन इज टू अंडरस्टैंड हाउ स्टार्टअप्स कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल नीड्स बाय ड्राइविंग इनोवेशन इन द कंट्री। आपको पता है कि इंडिया ने एक विज़न देखा है। ठीक है, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेकर आए हैं हम लोग, ताकि हमारे देश में ही चीज़ों का निर्माण हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये स्टार्टअप्स इसमें इंडिया की सहायता करें, ताकि इनोवेशन R&D का जो इकोसिस्टम है हम क्रिएट कर सकें अपने देश में। और ये जो मीटिंग होगा
वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस बार जो 75th एनिवर्सरी बना रहे हैं हम लोग आज़ादी का, और उसी के तहत आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है एक प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। और वो 10 से 16 जनवरी के बीच में इसी महोत्सव के अंतर्गत एक वीक लॉन्ग इवेंट है, एक सप्ताह का इवेंट है जिसका टाइटल है सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 10 से 16 जनवरी के बीच में, और इसी इवेंट के तहत ये मीटिंग होगी, ठीक है। और ये जो इवेंट है वो 6th एनिवर्सरी है लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया, यानी स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2016 में, और ये 6th एनिवर्सरी है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था, ठीक है, और इसकी 6th एनिवर्सरी 2022 में है, और उसी के मौके पे ये इंटरेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक न्यूज़ है इलेक्शन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पब्लिक नोटिस पीरियड रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इसमें क्या किया गया है, जो पब्लिक नोटिस पीरियड है उसको रिड्यूस करके 30 डे से रिड्यूस करके 7 डे कर दिया गया है, ठीक है, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब ये पब्लिक नोटिस पीरियड क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है इलेक्शन कमीशन के साथ, वो RPA एक्ट यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत होता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये रूल बताया गया है, ये बोला गया है कि कोई भी पार्टी जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा चाहती है इलेक्शन कमीशन के साथ, वो उनके फॉर्मेशन के 30 दिन के अंदर वो रजिस्टर करा सकती है, ठीक है, वो एप्लीकेशन भेज सकती है। और वो एप्लीकेशन कैसे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसीजर क्या है, यानी एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, वो प्रोसीजर वो डिसाइड करेगी इलेक्शन कमीशन, जो उसका पावर है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 है उसमें इलेक्शन कमीशन को कुछ पावर दिए गए हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। आपको पता है कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है वो 3 मेंबर बॉडी होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अन्य कमिश्नर होते हैं, ठीक है। और इनका जो मैंडेट है, इनका काम क्या है कि लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ठीक है। और इसी के तहत इन्हें कुछ पावर दिया गया है। उसी पावर के तहत इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि जो एप्लीकेशन होगा, ठीक है, एप्लीकेशन दिया जाएगा, यानी जो प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का वो कैसा होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने फॉर्मेशन के 30 दिन के अंदर ही रजिस्टर करा लेना है, और वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा वो इलेक्शन कमीशन तय करेगी, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन तय करेगी, साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 उसमें भी कुछ प्रोविजन दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग। और जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है उसके तहत क्या करना रहता है रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है इलेक्शन कमीशन के साथ, उसे 2 नेशनल न्यूज़पेपर में और 2 लोकल न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में। लोकल डेली न्यूज़पेपर मतलब जिस रीजन के वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिस स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी हैं, वहाँ पे लोकल डेली न्यूज़पेपर में लगातार 2 दिनों तक, ठीक है, या फिर 2 दिनों तक 2 दिन, ठीक है, न्यूज़पेपर में उन्हें पॉलिटिकल पार्टी का नाम पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा कि वो
पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। और जब वो पब्लिश हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर, 30 दिन का समय दिया जाएगा पब्लिकेशन के बाद कि कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। यानी पब्लिक नोटिस जो निकलेगा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा रिगार्डिंग देयर पॉलिटिकल पार्टी, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके बाद 30 दिन का समय दिया जाएगा कि उस 30 दिनों में कोई भी उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उठा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है कि उसे 2 नेशनल न्यूज़पेपर और 2 रीजनल न्यूज़पेपर में अपने पॉलिटिकल पार्टी का नाम पब्लिश करना पड़ेगा, साथ ही साथ एक पब्लिक नोटिस के रूप में उस न्यूज़पेपर में डालना होगा कि ठीक है, अपने पॉलिटिकल पार्टी के नाम के साथ। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है उस पॉलिटिकल पार्टी पे तो 30 दिन उन्हें टाइम दिया जाएगा, 30 दिन का। 30 दिन में अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो फिर वो कमीशन के पास वो ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो यहाँ क्या हुआ है, चूँकि अभी आपको पता है कि 5 स्टेट्स में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन अनाउंस किया गया है 8 जनवरी 2022 को, और उसके डेट भी अनाउंस कर दिए गए हैं। आपको पता है जिस दिन से डेट अनाउंस होता है इलेक्शन का, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, ठीक है। तो इस समय क्या है, कोविड का सिचुएशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो नॉर्म्स है रजिस्ट्रेशन का उसको रिलैक्स किया गया है, ठीक है। नॉर्म्स क्या है कि 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवा लेना है और आपको पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में, और 30 दिन का पब्लिक नोटिस देना है। उस नोटिस पीरियड के दौरान कोई भी आपके जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो इस पीरियड को 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। यानी जब भी आप पब्लिश करेंगे पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में, उसके 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। तो 30 दिन को घटा के 7 दिन के, यानी रिलैक्स कर दिया गया है नोटिस पीरियड को, ठीक है। और ये क्यों किया गया है, कोविड-19 का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि आपके यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में पेपर जीएस पेपर 2 में ये स्पेसिफिकली मेंशन है आरपीए एक्ट 1951, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स। न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ है कि इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 इज पब्लिश्ड, ठीक है। दिसंबर मंथ का जो प्रोविजनल होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो पब्लिश किया गया है। देखिए पहले प्रोविजनल आता है, फिर लगभग 10 वीक के बाद वो फाइनल उसका इंडेक्स आता है, ठीक है। यानी अभी दिसंबर का प्रोविजनल होलसेल प्राइस इंडेक्स आया है और दिसंबर का फाइनल जो इंडेक्स आएगा वो लगभग 10 वीक के बाद, 10 हफ्तों के बाद वो आएगा। तो अभी दिसंबर में किसका आया है फाइनल, अक्टूबर का फाइनल होलसेल प्राइस इंडेक्स की डेटा आई है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है 2011-12। ओके, द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को इंडिया में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनेट ट्रेड के अंदर आती है, वो रिलीज करती है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एनएसओ रिलीज करता है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स को ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र रिलीज करता है। ओके, तो यहाँ क्या है दिसंबर 2001, देखिए जो इन्फ्लेशन निकाला जाता है, जैसे दिसंबर का निकाला जा रहा है इन्फ्लेशन, ठीक है, 2021 का, तो वो पिछले साल के रिस्पेक्ट में, पिछले साल के रिस्पेक्ट में वो इन्फ्लेशन परसेंटेज के रूप में निकाला जाता है कि पिछले साल दिसंबर के अपेक्षा इस साल प्राइस में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। और वो 2 तरीक़ों से निकलता है, एक कांस्टेंट प्राइस पे, एक बेस ईयर पे निकलता है, ठीक है। बेस ईयर कहने का मतलब बेस ईयर 2011-12 है, यानी 2011-12 में पिछले साल क्या प्राइस था वस्तुओं का और इस साल क्या प्राइस था, ठीक है। और उसके आधार पे इन्फ्लेशन निकाला जाता है।
ठीक है। बेस ईयर नीचे बेस ईयर होता है और परसेंटेज में वो निकालते हैं, यानी अगर हमें इस साल का इन्फ्लेशन निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज इन राइज इन प्राइस, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइस, तो हम क्या करेंगे, इस साल का प्राइस माइनस पिछले साल का प्राइस डिवाइडेड बाई पिछले साल का प्राइस, यानी बेस क्या होगा, पिछले साल का प्राइस, और उसको 100 से गुना करेंगे तो इन्फ्लेशन परसेंटेज निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो प्रोविजनल डेटा आई है दिसंबर का, जो प्रोविजनल डेटा है इन्फ्लेशन का, वो कितना है, 13.56% है। ठीक है, यानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो प्राइस में इंक्रीज हुआ है 13.56 का। ठीक है, तो ये डेटा है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो प्रोविजनल डेटा है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो, उसमें कई सारे कैटेगरीज हैं। ठीक है, कई सारे बास्केट्स हैं। पहला प्राइमरी आर्टिकल्स का निकलता है, दूसरा फ्यूल एंड पावर्स का निकलता है, तीसरा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का निकलता है, और फूड का अलग से निकाला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे कि ये इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है इंडिया में। तो जनरली इंडिया में इन्फ्लेशन दो तरीक़ों से कैलकुलेट किया जाता है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, किसी भी वस्तु का मतलब होलसेल लेवल पे उसका प्राइस में क्या वेरिएशन आया, क्या चेंजेज आया, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, इट मेजर द changes in the prices of goods sold and traded in bulk by wholesale businesses to other businesses, यानी होलसेल लेवल पे जो ट्रेडिंग होती है, जो खरीद बिक्री होती है, उसमें प्राइस में क्या डिफरेंस आया है, उसको कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज या पब्लिश किया जाता है। ये मोस्ट वाइडली यूज इन्फ्लेशन इंडिकेटर है इंडिया में, और पहले ये वीकली लेवल पे निकाला जाता था, अब ये मंथली लेवल पे निकाला जाता है, और इसके बेस ईयर को 2004-05 से 2011-12 कर दिया गया था 2017 में। ठीक है, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कंज्यूमर लेवल पे, यानी जो हम लोग कंज्यूमर लोग जो सामान को खरीदते हैं उस लेवल पे प्राइस का क्या वेरिएशन है, क्या इंक्रीज हुआ है, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है। और ये किसके द्वारा रिलीज होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, NSO के द्वारा। ठीक है, रिलीज होता है। ओके, और CPI के कई सारे ग्रुप्स होते हैं, कई सारे ग्रुप 4 टाइप्स ऑफ CPI निकाला जाता है। 4 तरह के CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिया में निकाला जाता है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर, एंड लास्ट वन इज CPI रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड। तो लास्ट वाले में तीन कैटेगरीज हैं, CPI रूरल, CPI अर्बन एंड CPI कंबाइंड। तो ये 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ CPI इंडिया में रिलीज किए जाते हैं। तो फर्स्ट थ्री जो CPI है, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड CPI फॉर रूरल लेबर, वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, लेबर ब्यूरो के द्वारा कंपाइल किया जाता है। और लास्ट वाला जो CPI है रूरल अर्बन कंबाइंड का, वो NSO के द्वारा, ठीक है, NSO के द्वारा वो कंपाइल किया जाता है। लेकिन ओवरऑल सभी को NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। अब CPI का बेस ईयर क्या है, वो है 2012। देखिए 2014 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था कि जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। पहले ये सिर्फ RBI करता था, लेकिन उसके बाद MPC बनाया गया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, और उसने ये डिसाइड किया था 2014 में कि हम अब WPI के जगह पे CPI को यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ की मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कैलकुलेशन में, यानी जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो कैलकुलेट होता है, उसमें जो इंडिकेटर यूज होगा, इंडेक्स यूज होगा, वो CPI यूज होगा,
बट पहले क्या यूज होता था, WPI। तो WPI के जगह पे CPI को यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग मॉनेटरी पॉलिसी, वो CPI यूज होगा। 2014 से ये डिसाइड किया गया। ओके, तो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट कैलकुलेशन और इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे जैसा हम लोग ने देखा कि WPI इस मंथ का 13.56% है इन कंपेरिजन टू लास्ट, जो हमारा लास्ट जो था इन्फ्लेशन। तो इस साल इन्फ्लेशन ज़्यादा होने का क्या कारण है? The high rate of inflation in December 2021 is primarily due to rise in prices of mineral oils, basic metals, क्रूड एंड पेट्रोलियम नेचुरल्स। हमने देखा कि पेट्रोल का दाम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, केमिकल्स का दाम बढ़ता जा रहा है, मिनरल ऑयल का दाम बढ़ता जा रहा है, टेक्सटाइल एंड पेपर प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल के अपेक्षा हम इन्फ्लेशन को निकालते हैं। तो इन्फ्लेशन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो पिछले साल के अपेक्षा निकलता है। और ये जो प्राइस लेते हैं हम लोग, वो बेस ईयर से हम लोग प्राइस देखते हैं, प्राइस वेरिएशन करते हैं, ठीक है। बेस ईयर क्या है? 2011-12, यानी 2011-12 में जो प्राइस होगा इस साल 2011-12 के अनुसार क्या प्राइस रहा उसका, और पिछले साल क्या रहा, ठीक है, उसके हिसाब से हम प्राइस को निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि दिसंबर में इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या रहा 2021 में। तो यहाँ देखिए मर्केंडाइज का मतलब गुड्स का ट्रेड। तो गुड्स के ट्रेड में, ट्रेड जनरली दो तरह के होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स के ट्रेड में दिसंबर 2021 में एक्सपोर्ट रहा 13.81 बिलियन और इंपोर्ट रहा 59.48 बिलियन। तो ट्रेड बैलेंस क्या रहा? माइनस में रहा 21.68 बिलियन। इसका मतलब माइनस में ट्रेड होने का मतलब ट्रेड बैलेंस कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो पिछले साल अगर देखें इसी दिसंबर में 2020 में, तो हमारा ट्रेड बैलेंस था -15.72, यानी इस बार हमारा इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है एक्सपोर्ट की अपेक्षा, इसलिए हमारा ट्रेड बैलेंस और भी निगेटिव चला गया। सर्विसेज में देखें तो हमारा एक्सपोर्ट है 20.07 बिलियन और इंपोर्ट है 12.87 बिलियन। तो नेट ऑफ सर्विस क्या है? हम पॉजिटिव में है, यानी सर्विस में हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है जैसा कि आपको दिख रहा है, और वो है 7.20। बट अगर पिछले साल की कंपेरिजन देखें तो नेट ऑफ सर्विस में भी गिरावट आई है, यानी पिछले साल जो नेट ऑफ सर्विस था 7.95 था, इस बार 7.20 है। इसका मतलब इस बार सर्विस के इंपोर्ट में ज़्यादा वृद्धि हुई है। ओके, तो ओवरऑल ट्रेड में देखें मर्केंडाइज प्लस सर्विस में, तो एक्सपोर्ट हमारा 57.87, इंपोर्ट है 72.35। इसका मतलब ट्रेड बैलेंस माइनस में है 14.48। पिछले साल -7.77 था, इस बार ज़्यादा निगेटिव हो गया ट्रेड बैलेंस। इसका मतलब इस बार इंपोर्ट में वृद्धि हुई है इस साल इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो ये सारे इम्पोर्टेंट डेटा हैं हमारे लिए। ओके, so these are some of the important news which are very important from the examination point of view. होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।